हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। सो देखिए, स्प्रिंग का जो सीज़न होता है वो बाकी सारे सीजन्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, यानी बसंत ऋतु। सेम वेज यहाँ पे स्प्रिंग किसे बोला गया है? यहाँ पे स्प्रिंग बोला गया है ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन की जो एज होती है उसमें चाइल्डहुड सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए लॉस्ट स्प्रिंग मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड। इसके राइटर हैं एनिस्ट जंग जिनका जन्म हुआ था 1964 में रोरकेला में, और उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड और अपना एडोलसेंस हैदराबाद में स्पेंड किया था। उन्होंने अपनी एजुकेशन रिसीव की थी हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उनके पेरेंट्स दोनों राइटर्स थे। एनिस्ट जंग ने अपना करियर राइटर के रूप में इंडिया से स्टार्ट किया था, और वो एक एडिटर कॉलमिस्ट भी रह चुकी है मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए इंडिया में और अब्रॉड में, और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिख रखी है। सो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये उनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक एक्सर्प्ट है। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जिसमें ऑथर एक बच्चे से बोलती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। साहिब जिससे मेरा आमना सामना होता है हर मॉर्निंग, जो कि गार्बेज डंप में यानी कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढता रहता है, यानी पैसे ढूंढता रहता है, और वो मेरे बिल्कुल बगल में है। साहिब ने काफ़ी लंबे टाइम पहले अपना घर छोड़ दिया था। उसका घर जो कि ढाका की हरी भरी वादियों के बीच में स्थित था, वो उसकी मेमोरी में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए थे जिनकी वजह से उसके पूरे के पूरे खेत बहा के ले गए, ऐसा उसकी मदर उसे बताती है। और इसलिए अब वो यहाँ रहते हैं बड़े शहर में, जहाँ पे वो गोल्ड ढूंढते रहते हैं, यानी कचरा बीनने का काम करते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? उसने बोला, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मैंने बोला, तो स्कूल जाया करो। उसने बोला कि हमारे पास में कोई स्कूल भी नहीं है। मैंने बोला, अच्छा, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम वहाँ पे आओगे? उसने बोला, बिल्कुल आऊँगा। थोड़े दिनों बाद मैंने देखा वो मेरे पास आता है भागते हुए और बोलता है, आपका स्कूल रेडी हो गया? मैंने बोला, बेटा स्कूल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और तुरंत ही मैं थोड़ा एम्बेरस भी होगी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उसके साथ में एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे प्रॉमिस उसकी दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। कई महीनों तक उससे जान पहचान होने के बाद में मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। उसे अपने नाम का मतलब ही नहीं पता। साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का भगवान। अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता तो वो यकीन ही नहीं कर पाता, और इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बस दिन भर गलियों में घूमते रहते हैं, वो भी नंगे पाँव, बिना चप्पल पहने। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो उसने बोला, मेरी मम्मी उसे नीचे ही नहीं उतारते अलमारी से। किसी एक दूसरे बच्चे ने बोला, अगर इसकी मम्मी नीचे उतार के भी दे देगी तो भी ये नहीं पहनेगा। एक ऐसे बच्चे ने बोला जिसने ऐसे शूज़ पहन रखे थे जो कि मैच नहीं करते। जब मैंने इस पर कमेंट किया कि भाई क्यों नहीं पहनेगा, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपनी पूरी लाइफ बहुत सारे बच्चों को देखा है नंगे पाँव घूमते हुए विलेज रोड्स पे, सिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास पैसों की कमी है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन बन चुका है बेयरफुट रहने का, यानी नंगे पाँव रहना एक ट्रेडिशन बन चुका है। ये एक एक्सप्लेनेशन है कि वो लोग एक्चुअली पॉवर्टी में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यानी वो लोग गरीब है, तो अपने आप को गरीब दिखाने का ये एक एक्सप्लेनेशन बन चुका है। मुझे याद है एक कहानी जो मुझे एक आदमी सुनाया करता था, जो उडुपी में रहने वाला था। वो बोलता था कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाया करता था, और उसी मंदिर में उसके खुद के पापा ही प्रीस्ट थे, यानी पंडित थे। वो मंदिर पर रुकता था और वहाँ पे देवी माता से प्रार्थना किया करता था कि बस मुझे एक जोड़ी जूते के दिला दो। आज 30 साल बाद में जब वापस मैंने उसी टाउन को विजिट किया और उस टेम्पल को विजिट किया, तो मंदिर दिखने में एकदम सुनसान हो चुका है, मतलब बिल्कुल वीरान हो चुका है। उस मंदिर के पीछे की तरफ अब एक नया पंडित रहता है, और वहाँ पे 2-3 रेड और वाइट की प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई है। एक यंग बॉय आता है, एक मतलब छोटा बच्चा आता है, जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, सॉक्स और शूज़ पहन रखे हैं। लेकिन बहुत सारे रैक पिकर्स हैं मेरे पड़ोस में जो कि शूलेस है, यानी जिन लोगों के पास जूते नहीं पहनने के लिए। जब मैं इन नंगे पाँव कचरा बीनने वाले लोगों से जब मेरा एक्वेंटेंस हुआ, जब मेरी जान पहचान बढ़ी, तो थोड़ा रिसर्च करते हुए मैं सीमापुरी आ गई। सीमापुरी जो कि दिल्ली की पेरीफेरी में सिचुएटेड है, हालांकि दिल्ली से मेटाफोरिकली काफ़ी मीलों दूर तक है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं सीमापुरी में, ये लोग स्क्वैटर्स है, यानी ये लोग घुसपैठी है, जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुर उस समय एकदम वीरान हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान नहीं है। आज यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बहुत सारे घर आपको दिख जाएंगे, मिट्टी तिरपाल के बने हुए, टीन के बने हुए बहुत सारे घर दिख जाएंगे। यहाँ पे सीवेज नहीं है,
ना ही यहाँ पे रनिंग वाटर है, मतलब पानी पीने के लिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। जो लोग यहाँ पे आए थे वो आज से 30 साल पहले आए थे, मतलब 30 साल उन लोगों को हो चुके हैं। 30 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी राशन कार्ड के। हाँ, लेकिन वोटर आईडी पे उन लोगों का नाम जरूर है, मतलब उन लोगों के पास वोटर कार्ड है। और इसी वोटर लिस्ट से वो लोग ग्रेन फूड ले लेते हैं, यानी खाना खरीद लेते हैं। जनरली होता भी ऐसा ही है ना, कोई भी सरकार हो बस सिर्फ वोटिंग के लिए किसी को भी अपने देश में घुसा लेती है, तो ऐसा ही इन लोगों के साथ भी होता। अब जब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वहाँ पे फटी हुई साड़ी पहने हुए एक ग्रुप ने बोला कि वैसे भी हम लोगों के लिए आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं बिना अपना पेट दुखाए, यानी भरपेट खाना खाए, तो हमारे लिए वो आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज भी ऐसा होता है, जहाँ पे भी उन लोगों को खाना मिलता है वो लोग अपने टेंट वहीं पे गाड़ लेते हैं और बच्चे उन्हीं के अंदर बड़े होते हैं और पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। सर्वाइवल सीमापुरी में मतलब है रैग पिकिंग, मतलब बच्चे भी जब वो छोटे होते हैं तब से ही कचरा बीनना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए जो गार्बेज होता है वो गोल्ड होता है। उन लोगों के लिए कचरा सोने के समान होता है। हालांकि ये जो कचरा होता है ये उन लोगों के लिए डेली ब्रेड होता है। उनके ये छत के ऊपर, उनके सर के ऊपर एक छत होती है, चाहे ये छत टपकती हुई क्यों ना हो। अब साहिब से जो मैंने पूछा तो साहिब अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोलता है, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कचरे में। और वैसे भी जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है या 1-2 रुपये मिल जाते हैं तो आपके अंदर हमेशा एक होप रहती है और ज़्यादा पैसा मिलने की, तो आप कभी भी कचरा ढूंढना बंद नहीं करते हैं। वैसे भी कचरे के 2 अलग अलग मीनिंग है। उनके पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है। पेरेंट्स के लिए क्या मीनिंग है कचरा बीनने का? सर्वाइवल, मतलब उन लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी निकालनी है। और बच्चों के लिए कचरा बीनने का मतलब है एक वर्ल्ड जो कि पूरी तरह से रैप्ड है मिस्ट्री में, यानी उन लोगों को उसमें कचरे में खिलौने भी मिल सकते हैं और भी कुछ भी मिल सकता है। तो बच्चों के लिए वो एक वर्ल्ड है रैप्ड इन मिस्ट्री, और जबकि बड़ों के लिए वो एक वर्ल्ड है रैप्ड इन सर्वाइवल। एक विंटर मॉर्निंग मैंने देखा साहिब एक फेंस गेट के पास में खड़ा हुआ है मेरे पड़ोस में, और 2 यंग मैन को देख रहा है जिन्होंने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी है, वाइट ड्रेस पहन रखी है। वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। उसने बोला मुझे ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जब आसपास कोई भी नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। गेट कीपर मुझे अंदर जाके झूला झूल लेने देते हैं। साहिब ने टेनिस शूज़ पहन रखे थे जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे, और वो बोलता है किसी ने ये टेनिस शूज़ मुझे दिए थे। एक्चुअली फैक्ट तो ये है कि कोई रिच बॉय है जिसने इन शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया, यानी फेंक दिया, क्योंकि उनके अंदर एक छोटा सा छेद हो गया। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ भर कभी जूते ही नहीं पहने, एक ऐसा जूता जिसके अंदर छेद है, वो भी उसके लिए एक ड्रीम से कम नहीं है, सपने से कम नहीं है। आज मॉर्निंग मैंने साहिब को देखा, मिल्क बूथ पे जा रहा है वो, उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, और उसने बताया अब मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ। दूर इशारा करते हुए बोला, और उसने बोला कि उसने ये भी बताया कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और दोनों टाइम का खाना भी मिल जाता है। मैंने पूछा अच्छा तुझे जॉब पसंद आ रहा है? तो उसने, उसके फेस पे जो केयर फ्री लुक था वो पूरी तरह से गायब हो गया। स्टील कैनिस्टर उसके प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी है। एक्चुअली यहाँ पे हैवी का मतलब वेट में हैवी नहीं है, हैवी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट है, क्योंकि जो स्टील कैनिस्टर है वो उसका खुद का नहीं है, जबकि वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था। तो उस समय उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जब वो अपना खुद का प्लास्टिक बैग उठाता था। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, अभी वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब इसी में एक दूसरा और टॉपिक है, सब टॉपिक, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़का है मुकेश, जो कि अपना खुद का मास्टर बनने पे जोर देता है, खुद का मालिक बनने पे जोर देता है, और बोलता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। मैंने पूछा तुझे कार के बारे में कुछ पता है? उसने बोला पता होने से क्या हुआ, मैं कार चलाना सीख लूँगा। उसने दूर देखते हुए बोला, उसके ड्रीम ऐसे लग रहे थे जैसे कि फिरोज़ाबाद में एक मिराज दिखाई दे रहा है। मिराज मतलब जैसे देखिए हमें भ्रम होता है, मरीचिका जैसे बोलते हैं। अभी जो फिरोज़ाबाद है ये बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए? बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए। फिरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली चूड़ियाँ बनाने के काम में इंगेज है। फैमिलीज़ ने कई सारी जनरेशन स्पेंड कर दी इन सारी भट्टियों के पास में, ग्लास को वेल्ड करते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए, और ऐसा लगता है कि इस लैंड पे, इस पूरे अर्थ पे जितनी भी औरतें रहती है सबके लिए चूड़ियाँ यहीं से बन के जाती है। मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। किसी को भी ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि बच्चों के लिए इस तरीके से अंधेरी कोठरी में काम करना हाई टेम्परेचर के बीच में पूरी तरह से इलीगल है। कि अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, यानी अगर लॉ इन्फोर्स किया जाता है तो मुकेश के जैसे 20,000 बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, इन गर्म भट्टियों से बाहर।
वो गर्म भट्टियाँ जहाँ पे वो एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश ने एक दिन मुझे बोला कि वो मुझे अपने घर पे ले जाना चाहता है, और उसने प्राउडली बोला मेरा घर अभी भी नया बनाया हुआ है। मैंने बोला ठीक है चल, मैं चलती हूँ तेरे घर पे। और जब मैं उसके घर की तरफ गई तो बहुत सारी बदबूदार गलियों में से होता हुए मुझे जाना पड़ा। बहुत सारी टूटी फूटी दीवारें थी, टूटे फूटे दौर थे जिनमें कोई भी विंडोज़ नहीं थी, ऐसे घर बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे ह्यूमन और एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, मतलब वहीं पे जानवर भी घूम रहे हैं, वहीं पे एनिमल्स भी घूम रहे हैं। तो दिखने में एकदम पुरानी आदिवासी टाइप की फीलिंग आ रही थी। ऐसे ही किसी दरवाजे के बाहर वो रुकता है और अपने पाँव से धड़ाम से देकर दरवाजे को खोल देता है। हम लोग एक झोपड़ी के अंदर एंटर होते हैं जो कि आधी बनी हुई थी। वहाँ पे झोपड़ी के अंदर हमें एक एकदम पतली दुबली यंग वुमेन दिखाई देती है जो कि शाम का खाना बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। एक्चुअली ये जो पतली दुबली वुमेन है ये वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की, और इसने ऑलरेडी बहू के रूप में, बहू मतलब डॉटर इन लॉ के रूप में, घर के 3 लोगों की कमांड संभाल रखी है। घर के 3 लोगों की इंचार्ज ये बनी हुई है, इसके हस्बैंड मुकेश और उसके फादर। जो ओल्डर मैन है, यानी जैसे उसके मुकेश के फादर यानी उसके ससुर घर के अंदर आते हैं तो ये टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है और अपने फेस को घूंघट कर लेती है, अपने फेस के ऊपर घूंघट लेकर आ जाती है, जैसे कि कस्टम की डिमांड होती है, रिवाज की डिमांड होती है। यहाँ पे जो एल्डर है यानी मुकेश के जो पापा हैं वो एक बहुत ही गरीब बैंगल मेकर है। काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है। पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद बैंगल मेकर बने, लेकिन फिर भी अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाए, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। सिर्फ इतना ही मैनेज कर पाए कि जो कुछ उन्हें आता था वो सिखा पाए, यानी चूड़ियाँ बनाना। मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है भाई ये सब तो हमारा कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, हम लोग एक ऐसे कास्ट में पैदा हुए हैं और जो बैंगल मेकर्स की है, तो क्या भगवान की दी हुई परंपरा हम तोड़ सकते हैं? और हम लोगों ने अपनी पूरे लाइफ टाइम कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के, सिवाय बैंगल्स के। फिरोज़ाबाद के हर एक घर में आपको हर एक कॉर्नर में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देगी। बैंगल्स के बड़े बड़े गुच्छे दिखाई देंगे, हर एक कलर के, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, फलाना ढिंकाना पता नहीं, सारे कलर्स दिखाई देंगे जो कि रेनबो में हमें दिखाई देते हैं। और बड़ी बड़ी कोठरियों के बीच में बहुत सारी फ्लेम्स टिमटिमाती है, यानी बहुत सारी टिमटिमाती हुई लाइटों के बीच में लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं अपने फादर और मदर के बगल में और चूड़ियाँ बनाने का काम करते रहते हैं। उन लोगों की आंखें अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बजाय बाहर की लाइट के, और इसलिए एडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी में खो देते हैं। ऐसे ही एक यंग गर्ल है, मतलब एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है सविता, उसने पिंक ड्रेस पहन रखी है, वो भी अपनी ग्रैंड मदर के पास में बैठी हुई है और ग्लास को सोल्डर कर रही है, यानी कांच को जोड़ रही है, चूड़ियाँ बना रही है। मैं सोच रही हूँ क्या इससे जो चूड़ियाँ बना रही है, क्या उन चूड़ियों की पवित्रता का इसे अंदाजा है? वो चूड़ियाँ जो कि इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी होती है। एक दिन इसके सिर पे भी वही लाल घूंघट डाला जाएगा, हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और फिर इसकी कलाइयों में इन चूड़ियों को पहना दिया जाएगा। उस दिन ये दुल्हन बन जाएगी, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसके बगल में बैठी हुई है, काफ़ी टाइम पहले जो एक दुल्हन बनी थी। आज इसके हाथ में चूड़ियाँ तो है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। और वो बोलती है, जब उस औरत से मैंने बात की, एल्डरली वुमेन से, कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में फुल मील भी इंजॉय नहीं किया उसने। उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड जिसकी एक बड़ी लंबी सी दाढ़ी है, वो भी यही बोलता है कि भाई मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, और मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में बस ये एक घर बनाया है। उसे सुनकर हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो कुछ अचीव किया है जो कई सारे लोग तो कर भी नहीं पाते। फिरोज़ाबाद में पैसा ना होने का रोना हर दूसरे घर में आपको सुनाई दे सकता है। बहुत ही कम लोग हैं जो टाइम के साथ आगे बढ़ पाए हैं, टाइम के साथ मूव कर पाए हैं। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, यानी संगठन क्यों नहीं बनाते, बाहर क्यों नहीं निकलते इस माया जाल से, तो उन लोगों ने बोला कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा कुछ ना कुछ इलीगल करने के लिए। उन लोगों के बीच में एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है वो पता है क्या है, कि उन लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है। और जब कोई लीडर नहीं हो तो आगे लीड कहाँ से करेगा? उनके फादर्स भी उतने ही ज़्यादा थक चुके हैं जितने वो है। बस वो हमेशा एंडलेसली बात तो करते रहेंगे पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन लोगों की बातें सुनकर मुझे 2 अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। एक वो दुनिया जिसमें वो फैमिली है जो कि पूरी तरह से गरीबी के जाल में फंसी हुई है, वो फैमिली जिसके ऊपर कलंक लगा हुआ है अपनी कास्ट का, जिस कास्ट में वो लोग पैदा हुए हैं। और दूसरी दुनिया मुझे वो दिखाई देती है जिसमें विशियस सर्कल दिखाई देता है, यानी कुचक्र दिखाई देता है, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का। इन सब लोगों ने मिलकर उन लोगों के ऊपर, इन चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों के ऊपर एक
बैगेज डाल दिया है, एक बोझ डाल दिया है, वो बोझ जिससे वो अपनी पूरी लाइफ टाइम उतार नहीं पाते। जब वो छोटे बच्चे होते हैं तभी उनके ऊपर ये बोझ डाल दिया जाता है, और जब वो बड़े होते हैं उससे पहले ही वो इन सारी चीज़ों को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ अलग कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ अलग करने का मतलब होता है डेयर करना, हिम्मत करना, और हिम्मत उनके बड़े होने का एक पार्ट नहीं है। लेकिन जब मैंने मुकेश में इसकी एक झलक दिखी तो मैं बड़ी खुश हो गई। मुकेश ने बोला मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, और ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। उसने बोला कि मैं गैराज जाऊंगा और गैराज जाके मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखूंगा। मैंने बोला लेकिन गैराज तो तेरे घर से बहुत दूर है। तो क्या हुआ, मैं चल के चला जाऊंगा, मतलब मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। और मैंने उससे पूछा क्या तू प्लेन फ्लाई करने का ड्रीम देखता है? उसने बड़े साइलेंटली बोला नहीं। अब यहाँ पे प्लेन फ्लाई करने से मतलब है कि कार तो उन लोगों की रीच में है, मतलब कुछ ऐसा जो वास्तव में वो थोड़ा सा आगे जाके कर सकते हैं, लेकिन प्लेन फ्लाई करना मतलब आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचना, यहाँ तक अभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं है। यहाँ तक सोचने के लिए उन लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोट्स वगैरह मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।